अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम इज़ अ फेमिनिस्ट रिलीजन। इस तरह की तो बात कभी ना कभी सुनी होगी सोशल मीडिया में या किसी के मुंह से। लोग अक्सर इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि सिंस इस्लाम और फेमिनिज्म दोनों ही औरतों के हकूक़ के लिए लड़ते हैं तो एक तरह से ये दोनों चीज़ें कंपैटिबल ही हुई। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है और इस बात की कोई सेंस भी नहीं बनती। सेंस इसलिए नहीं बनती क्योंकि इन दोनों की जड़ काफ़ी डिफरेंट है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की बुनियाद लिबरलिज्म पे ही हुई। इसी वजह से फर्स्ट वेव को लिबरलिज्म के साथ ज़्यादा एसोसिएट किया गया। अब बेशक फर्स्ट वेव में प्राइमरीली फोकस वुमेन्स राइट टू वोट एंड एक्सेस टू एजुकेशन पर ज़्यादा था, लेकिन इस तरह की मूवमेंट सिर्फ वाइट मिडिल क्लास औरतों के लिए थी और बाकी वुमेन ऑफ कलर के लिए नहीं। सो लिबरलिज्म के साथ साथ इसमें रेसिज्म का भी एस्पेक्ट आ गया। फेमिनिज्म के बरक्स इस्लाम में काफी पाबंदी है। इस्लाम में हम अपने आप को सबमिट करते हैं अल्लाह के सामने और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फेमिनिज्म की जड़ है लिबरलिज्म और इस्लाम की जड़ है सबमिशन। बेशक फेमिनिज्म और इस्लाम में कुछ चीजें सिमिलर सी होंगी, लेकिन इनके रूट्स की वजह से ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं हो सकते। ईमान के अलावा इवन इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में भी मर्द और औरत बराबर नहीं है। मर्द और औरत फिजिकली, मेंटली, बायोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हमको डिफरेंट रोल्स भी मिले हुए हैं। कुछ ऐसे किरदार है जो मर्द अच्छी तरह कर सकते हैं और कुछ ऐसे किरदार है जो औरतें अच्छी तरह करती हैं। मिसाल के तौर पर मर्द अगर माँ बनने की कोशिश करे तो बायोलॉजी की ऐसी की तैसी हो जाती है। मॉन्टेसरी में ज्यादातर मेल टीचर्स नहीं होते बल्कि फीमेल्स होती हैं। वो इसलिए क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो उनको ज्यादा नर्चरिंग और एम्पैथेटिक बनाता है, इसलिए केयर टेकिंग का रोल फीमेल्स मेल से ज्यादा अच्छी तरह करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों के अंदर होता है वो कम्प्लीटली उल्टा है एस्ट्रोजन का। अगर एस्ट्रोजन को नर्चरिंग के साथ एसोसिएट किया गया तो टेस्टोस्टेरोन को एग्रेशन के साथ। एग्रेशन के साथ साथ मर्द होता भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से वो ज्यादा सूटेबल है जंगों में शहीद होने के लिए और हैवी चीजों को उठाने के लिए। अब ऐसे नहीं है कि औरतें जंग में लड़ नहीं सकती, लेकिन जब भी किसी मुल्क में हमला होता है और जंग शुरू हो जाती है तो सबसे पहले मर्दों को ही तैयार होने का कहा जाता है और वो ही फ्रंट लाइन में लड़ रहे होते हैं। तो अगर दोनों मर्द और औरत खुदा की तरफ से दिए हुए अपने किरदारों को निभाएंगे तो दोनों कामयाब और खुशहाल होंगे। मर्द का घर का सरबराह बनने का मतलब ये हरगिज नहीं कि वो एक जालिम हुक्मरान बन जाए। अगर खुदा की तरफ से सरबराह बनने का किरदार मिला तो उसको अच्छी तरह निभाना भी है। बिजनेस करे, जॉब करे या कुछ भी करे, लेकिन फैमिली के लिए एटलीस्ट प्रोवाइड करे। इसलिए दीन में इक्वालिटी के बजाय एक्विटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, जिसका मतलब है फेयरनेस। अब आते हैं कि फेमिनिज्म इस्लामिक ट्रेडिशनल वैल्यूज को कैसे टारगेट करता है। पहला पॉइंट, फैमिली सिस्टम और मदरहुड। इसकी शुरुआत होती है फेमिनिज्म की दूसरी वेव से। इस वेव का हिस्सा इवन हिलरी क्लिंटन भी थी। इसी वेव में अबॉर्शन लीगलाइज हुआ था, जो कि अब 49 साल बाद हो चुका है इलीगल। बेटी फ्रीडन, जिसने सेकंड वेव को लीड किया था, उसकी एक किताब है द फेमिनिन मिस्टीक, और इस किताब में इसने फैमिली को कंफर्टेबल कंसंट्रेशन कैंप के साथ रिलेट किया। मेरे ख्याल से बाजी को आइडिया नहीं होगा कि कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या होता है। कंसंट्रेशन कैंप्स और कंफर्ट एक दूसरे के साथ तो मिल ही नहीं सकते। इस मूवमेंट के जरिए औरतों को यह बताया गया कि इनकी असल फुलफिलमेंट घर के अंदर मतलब मां बनने से नहीं होगी, बल्कि घर के बाहर जाकर करियर के पीछे भागे और इंडिपेंडेंट रहे। इस वेव के नतीजे हैं कि आज सिंगल करियर चेसिंग औरतें ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और मदरहुड को एज अ सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। तो कुछ ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों के बजाय अपने करियर पे ज्यादा फोकस करती हैं, बच्चों को डे केयर छोड़ देती हैं और अपने काम के लिए निकल जाती है। अगर दोनों ही वालिदैन जॉब करें और अपने बच्चों को ज्यादा टाइम ना दें तो बच्चों को सही गलत की चीज कौन सिखाए फिर। ऐसे वो किसी भी मशकूक इंसान के साथ अटैच्ड हो सकते हैं और दीन में तो बकायदा इनकरेज किया जाता है कि अगर वसाइल है तो शादी करो और बच्चे ज्यादा पैदा करो। इवन इस बात को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वालिदैन अपने बच्चों की देखभाल करें। वालिदैन अपना ही कंफर्ट सेक्रीफाइस करते हैं और अपनी जरूरियात के बजाय फैमिली की जरूरियात पर ज्यादा फोकस करते हैं। मगर फेमिनिज्म को इस बात से एतराज है और खानदानी निजाम से निजात चाहती है। दूसरा पॉइंट, जेंडर कंटिन्यूम। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो स्टेट करते हैं कि जेंडर सिर्फ दो मतलब मेल और फीमेल ही नहीं होते, बल्कि और भी मुख्तलिफ किस्म के जेंडर्स होते हैं और आप किसी के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेट्स। अब मुझे तो आइडिया नहीं कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कितने लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब भी हिस्ट्री में किसी इंसान की बायोग्राफी पढ़ी है तो हमेशा यही नॉर्मल चीज दिखाई गई है कि वो इंसान मेल था या फीमेल। लेकिन जेंडर कंटिन्यूम के मुताबिक लड़का अपने आप को लड़की कह सकता है और लड़की अपने आप को लड़का कह सकती है। मजाक के अलावा इवन इन मुख्तलिफ जेंडर्स में अपने आप को एज अ कुत्ता, बिल्ली और एक एडल्ट इंसान अपने आप को छोटी बच्ची भी आइडेंटिफाई कर सकता है। और जेंडर कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से शुरू होता है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के कुछ इख्तिलाफ थे सेकंड वेव के साथ, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद भी इनके पर्पसेस कोई इतने डिफरेंट नहीं थे सिवाय एक चीज के। इनके कई ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जेंडर के ट्रेडिशनल रोल्स को तब्दील करना है, और ये उन्होंने तब्दील किया जेंडर कंटिन्यूम के कॉन्सेप्ट से। दूसरे लफ्जों में जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। इसका मतलब ये कि अब इंसान की एनाटॉमी, फिजिक और बायोलॉजी नहीं डिसाइड करेगी कि वो मर्द है या औरत है, बल्कि सोसाइटी डिसाइड करेगी। एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2017 में, जहां 1600 बच्चों को इकट्ठा किया गया। बॉयज ने बॉयज वाले खिलौनों के साथ खेला और गर्ल्स ने गर्ल्स वाले खिलौनों के साथ, और ये किसी एडल्ट या किसी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ा। बच्चे अपने मर्जी से ही अपने रिस्पेक्टिव जेंडर वाले खिलौनों के साथ खेल रहे थे। फेमिनिस्ट जितना इस बात पे रोना चाहती हैं रोएं, लेकिन खुदा ने हमको इसी तरह से ही बनाया। इंसान की बेसिक बायोलॉजी डिनाई करने से, साइंटिफिक और एकेडमिक आर्टिकल्स और पेपर्स को इग्नोर करने से इस बात पे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा कि मर्द और औरत इनहेरेंटली डिफरेंट है। इस हवाले से आप लोगों की पर्सनल फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा पॉइंट, बेहयाई, फहाशी और हमजिन्स परस्ती। जब सेकंड में वो फेमिनिज्म चल रही थी तो उसके साथ ही साथ एक
और मूवमेंट चल रही थी। इस मूवमेंट का नाम है सेक्सुअल लिबरेशन। इसके नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह की मूवमेंट थी ये। इस तरह की मूवमेंट फेमिनिज्म की दूसरी मूवमेंट के साथ मिल गई। अब जो अपने आप को ट्रू फेमिनिस्ट कहती हैं, उनका ये कहना है कि सेक्सुअल लिबरेशन मूवमेंट ने फेमिनिज्म की मूवमेंट को कर दिया हाईजैक। अब चाहे अब बात दुरुस्त है या गलत, इस तरह का इशू फेमिनिस्ट और ट्रू फेमिनिस्ट आपस में निपटा लें, लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं कि ये फेमिनिस्ट ने ही सेक्सुअल लिबरेशन को सपोर्ट किया और हमजिन्स परस्ती को नॉर्मलाइज करवाने में हेल्प किया। अबॉर्शन की लीगलाइजेशन से पहले एक चीज होती थी द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये पिल कंसेप्शन के प्रोसेस को होने से रोकती थी। इसका दूसरा नाम है बर्थ कंट्रोल पिल। मार्गरेट सैंगर जो कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का हिस्सा थी, इसने पहले भी काफी कोशिश की थी इस पिल को नॉर्मलाइज कराने की, और इसकी कोशिशें 1960 में कामयाब होगी जब FDA वालों ने अप्रूव कर दिया था पिल को। अब मुझे आइडिया नहीं कि अमरीकी मुआशरा किस तरह से होता था जब क्रिश्चियनिटी का अच्छा खासा होल्ड था, लेकिन एटलीस्ट शादी से पहले इंटीमेसी से परहेज होता था और उसको बुरा समझा जाता था। लेकिन जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लीगलाइज हुई तो ग्रेजुअली प्री मैरिटल इंटीमेसी बढ़ती गई। इसके साथ ही साथ शादी में भी कमी होने लगी और गैर शादीशुदा औरतों के भी बच्चे होने लग गए, क्योंकि खौफ ही खत्म हो गया था जिम्मेदारी का। इनके लिए हर तरफ एंजॉयमेंट थी और कॉन्सिक्वेंसेस तकरीबन किसी को भी फेस नहीं करने पड़ते थे। और अबॉर्शन के लिहाज से मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका था कि फेमिनिस्ट की अक्सर रीजंस अबॉर्शन कराने की सेल्फिश ही होती हैं, क्योंकि अपने प्रोमिस्कस लाइफस्टाइल से फुर्सत मिलती ही नहीं। प्रोमिस्कस लाइफस्टाइल को मजीद नॉर्मलाइज कराया हेलेन गर्ली ब्राउन ने, जो अपने आप को एक डिवोट फेमिनिस्ट कहती है। इसकी ह्यू हेफनर के साथ काफी अच्छी दोस्ती रही। अब ह्यू हेफनर कौन था? ये एक ऐसा इंसान था जिसने प्ले बॉय मैगजीन बनाई। ये एक ऐसी मैगजीन है जिसमें तकरीबन नंगे या पूरे नंगे मॉडल्स दिखाए हुए हैं, और इस मैगजीन का भी काफी अहम रोल था सेक्सुअल रेवोल्यूशन में। ह्यू हेफनर का दूसरा नाम था ट्रू किंग ऑफ पॉर्न कल्चर, क्योंकि अपनी मैगजीन के जरिए इसने पॉर्न को नॉर्मलाइज कराया था। हेफनर का ये कहना था कि इसकी और ब्राउन की सोच काफी मिलती जुलती है। ब्राउन का दूसरा नाम है फीमेल हेफनर। ये औरत अपनी एक किताब की वजह से मशहूर हुई जिसके नाम है सेक्स एंड द सिंगल गर्ल। एक और मैगजीन थी कॉस्मोपॉलिटन के नाम से, वहां पे इसने एज एन एडिटर इन चीफ काम किया है। ब्राउन के आने से पहले कॉस्मोपॉलिटन के हालात ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन जब ब्राउन आई और चीफ एडिटर बनी तो उसने मैगजीन की शक्ल ही बदल दी। कॉस्मोपॉलिटन एक फैमिली मैगजीन हुआ करती थी, लेकिन ब्राउन के आने के बाद मैगजीन तब्दील हुई और सिर्फ सिंगल करियर औरतों के लिए बन गई। इस बुक में इसने बाकायदा इनकरेज किया था सिंगल औरतों को कि शादी से पहले इंटीमेसी से परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने ये भी कहा है कि मैंने ऐसी किसी भी जगह पे काम नहीं किया हुआ जहाँ पे मैं किसी के साथ हम बिस्तर ना हुई हूँ, चाहे वो मेरा बॉस ही क्यों ना हो। और इसी किताब के आइडियाज उसने कॉस्मोपॉलिटन की मैगजीन में कॉपी पेस्ट कर दिए। मैगजीन के कवर्स भी काफी बेहूदे से आने लग गए। पहले इस तरह के कवर्स आते थे और अब इस तरह के आने लग गए, और जो ही वक्त गुजरता गया तो इनके कवर्स मजीद बोल्ड होते गए। ये एक तरह से प्ले बॉय मैगजीन बन गई थी, लेकिन औरतों के लिए। ये एक इंस्पायरेशन बनी फेमिनिस्ट के लिए, क्योंकि इसने नॉर्मलाइज कराया कि मेहनत और बहुत ज्यादा प्री मैरिटल इंटीमेसी से एक औरत आजाद होगी। ये है जी आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट। काफी अजीब स्टार्टिंग थी वैसे। फर्स्ट वेव में रेसिज्म के अलावा इनकी स्ट्रगल काफी जेन्युइन थी, लेकिन आने वाली जितनी भी वेव्स गुजरी और अभी चल भी रही है, औरतों के हकूक के साथ साथ इन्होंने फहाशी और हमजिन्स परस्ती को नॉर्मलाइज किया, चॉइस के नाम पे कत्ल और फैमिली सिस्टम को भी बर्बाद किया। एक चलती फिरती मिसाल हमारे मुल्क में भी है। अभी जितना भी गो थ्रू किया है, इससे यही कंक्लूड होता है कि फेमिनिज्म और इस्लाम एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अब तो काफी कैटेगरीज आ गई है फेमिनिज्म की, लेकिन ये बात अनडिनाइबल है कि पहली वेव की बुनियाद लिबरलिज्म पे ही हुई है। फेमिनिज्म में चॉइस और आज़ादी है, इस्लाम में सबमिशन और खुदा की फरमाबरदारी करना है। हम सारे लोग सलाहुद्दीन अयूबी की इस सेइंग से वाकिफ हैं, और आज हमको इसकी ये बात सच होते हुए नजर आ रही है। इस्लाम में अगर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से ज़्यादा सुपीरियर है। खुदा ने अगर हमको डिफरेंट बनाए तो इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हैं, बल्कि निकाह के जरिए हम एक दूसरे को कंप्लीट करें। एक फैमिली को प्रॉपर फंक्शन करना तो दोनों मियाँ बीवी की कंट्रीब्यूशन नेसेसरी है, और इस तरह की अच्छी तरह गाइडेंस सिर्फ हमारा दीन ही हमें दे सकता है। मुसलमान औरतों के पास सुन्नत और कुरान पाक है, तो फेमिनिज्म जैसी इनोवेटेड आइडियोलॉजी की इनको जरूरत नहीं है। शायद फेमिनिस्ट मूवमेंट एक पॉइंट पे जेन्युइन होती थी, लेकिन अब ये लोग अपने पर्पस से हटके इस्लामिक ट्रेडिशनल वैल्यूज को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी की वैल्यूज को खत्म किया अमरीकी मुआशरे में। इस्लाम ही एक आखिरी ताकत है इस तरह की डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजीज के खिलाफ। कल को मुसलमान बेशक चेंज हो जाए, लेकिन हमारा दीन कभी भी लिबरलिज्म के सामने नहीं झुकेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।